हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे पवन की गति व दिशा को प्रभावित करने वाले बलों के बारे में कि पवन जो प्रवाहित होती है क्षैतिज रूप से धरातलीय भागों में, तो उसकी गति और उसकी दिशा को कौन कौन से बल निर्धारित करते हैं या फिर कौन से ऐसे बल हैं जिनकी वजह से पवन गतिमान होती है और उसकी दिशा निर्धारित होती है। तो हम आज इस वीडियो में पवन की गति और दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों या बलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ 3 बल लिखे हुए हैं और ये 3 बल हैं जिसकी वजह से धरातल पर पवन संचार प्रारंभ होता है और पवनों की दिशा निर्धारित होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं दाब प्रवणता बल की। दाब प्रवणता बल और पृथ्वी, सबसे पहले हम बात करें दाब के बारे में, तो वायुमंडलीय जो दाब है वो धरातल के विभिन्न भागों में अलग अलग पाया जाता है। तो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में जो वायु दाब का अंतर है, इस वायु दाब के अंतर को ही हम दाब प्रवणता के नाम से जानते हैं। और किसी क्षेत्र में वायु दाब अधिक है और कहीं पर वायु दाब कम है, और वायु दाब में जो ये अंतर है, इस अंतर की वजह से ही वायु गतिशील होती है और वायु सामान्यतया अधिक वायु दाब वाले क्षेत्रों से न्यून वायु दाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होने लगती है। और ये जो दाब का अंतर है, ये दाब का अंतर ही एक बल की तरह कार्य करता है, जिससे वो वायु पवन के रूप में गतिशील होती है, पवन के रूप में प्रवाहित होने लगती है, और इसी बल को दाब प्रवणता बल कहा जाता है। और सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रों में वायु दाब को प्रदर्शित करने के लिए समदाब रेखाएं बनाई जाती हैं, और समदाब रेखाओं के आधार पर हम दाब प्रवणता ज्ञात करते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में समदाब रेखाएं पास पास बनी हुई हैं तो वहां पर दाब प्रवणता बल अधिक होगा, और यदि किसी क्षेत्र की समदाब रेखाएं अपेक्षाकृत दूर दूर स्थित हैं तो वहां दाब प्रवणता बल कम माना जाएगा। और दाब प्रवणता जितनी ज्यादा होगी, अर्थात दो क्षेत्रों के मध्य वायु दाब का अंतर जितना ज्यादा होगा, पवन की गति उतनी ही तीव्र होगी। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो पवन की गति है वो दाब प्रवणता के ऊपर ही निर्भर करती है। अर्थात अधिक दाब प्रवणता होगी तो पवन की गति भी तीव्र होगी, और यदि दाब प्रवणता बल कम है तो पवन की गति भी अपेक्षाकृत धीमी होगी। तो इस प्रकार से पवन की गति को प्रभावित करने में दाब प्रवणता बल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यदि हम दिशा की बात करें तो जो वायु दाब है, उस वायु दाब में अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर हमेशा हवाएं चलती हैं। तो इस प्रकार से दाब प्रवणता बल पवन की गति और दिशा दोनों को ही निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण बल है। और सामान्यतः जो वायु की दिशा है वो समदाब रेखाओं के समकोण पर होती है, अर्थात दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर कार्य करता है, जिससे समदाब रेखाओं के समकोण पर हवाएं प्रवाहित होने लगती हैं। और ये यहाँ डायग्राम आप देख सकते हैं, और डायग्राम में ये 3 जो है समदाब रेखाएं आप देख सकते हैं, 992 मिलीबार की समदाब रेखा, 994 मिलीबार की समदाब रेखा और 996 मिलीबार की समदाब रेखा है। और इन समदाब रेखाओं के समकोण पर आप देख सकते हैं ये जो P लिखा हुआ है, दोनों ही स्थितियों में एक उत्तरी गोलार्ध की स्थिति को प्रदर्शित करता है और एक दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो P है ये क्षैतिज दाब प्रवणता को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्षैतिज दाब प्रवणता है वो समदाब रेखाओं के समकोण पर है और अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर ये कार्य करती है, अर्थात अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर पवनें गतिशील होने लगती हैं दाब प्रवणता बल के कारण। तो हमें ये चीज यहाँ ध्यान रखनी होगी कि जो दाब प्रवणता बल है उसकी वजह से अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर समदाब रेखाओं के समकोण पर हवाएं बहने लगती हैं, हवाएं प्रवाहित होने लगती हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक धरातलीय स्थिति की बात करें तो वास्तव में हवाएं जो हैं केवल अकेले दाब प्रवणता बल से ही प्रभावित नहीं होती। हवाओं की गति और दिशा को निर्धारित करने में ये 2 कारक या 2 बल भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे बल की, और दूसरा बल है कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल जो कि पृथ्वी के घूर्णन गति से संबंधित है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, जो परिभ्रमण गति है, उस परिभ्रमण गति की वजह से उत्पन्न होने वाला जो बल है वो कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। और इस बल की खोज सर्वप्रथम 1844 में एक फ्रांसीसी विद्वान थे, जी कोरियोलिस, उन्होंने इस बल को सर्वप्रथम खोजा था। इसीलिए उनके नाम पर ही इस बल को कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। और ये कोरियोलिस बल पृथ्वी पर कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक प्रवाहित होती हुई कोई भी तत्व है तो उस पर ये कार्य करता है और उसकी दिशा को परिवर्तित करता है। और कोरियोलिस बल की वजह से जो दिशा है उसमें उत्तरी गोलार्ध में वो अपने दाहिनी ओर विक्षेपित होती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर उसमें विक्षेपण हो जाता है। तो वही स्थिति यहाँ पर पवन के साथ भी होती है, और पवन भी उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। और कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल के विपरीत स्थिति में कार्य करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो P से इंडिकेट हो रहा है ये क्षैतिज दाब प्रवणता बल को इंडिकेट कर रहा है, और नीचे की तरफ जस्ट अपोजिट में कार्य करने वाला जो C है वो C यहाँ पर कोरियोलिस बल को प्रदर्शित करता है। और हम देख सकते हैं कि P के ठीक विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल पृथ्वी पर दाब प्रवणता बल के ठीक विपरीत दिशा में कार्य करता है और पवनों की दिशा को विक्षेपित करने का कार्य करता है। और कोरियोलिस बल की वजह से पवनें 90 डिग्री तक विक्षेपित हो जाती हैं। अर्थात कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल को कम करते हुए पवनों की दिशा को विक्षेपित करता है और पवनों की दिशा में लगभग 90 डिग्री तक विक्षेपण हो जाता है। और कोरियोलिस बल की वजह से जो हवाएं हैं जो सामान्यतः दाब प्रवणता के कारण समदाब रेखाओं के समकोण पर हैं, वो कोरियोलिस बल की वजह से विक्षेपित होकर के समदाब रेखाओं के समानांतर हो जाती हैं, समदाब रेखाओं के समानांतर बहने लग जाती हैं। और इसमें वही स्थिति है, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं समदाब रेखाओं के समानांतर होंगी, अपनी दिशा से विक्षेपित होंगी, और उत्तरी गोलार्ध में वो अपने दाहिनी ओर मुड़ेंगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये उत्तरी गोलार्ध की स्थिति है। और इस उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो सामान्यतः दाब प्रवणता के कारण इधर से, या फिर यहाँ कह सकते हैं 996 मिलीबार की समदाब रेखा से 992 मिलीबार की समदाब रेखा की ओर, उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की ओर इन समदाब रेखाओं के समकोण पर प्रवाहित होनी चाहिए थी। वो कोरियोलिस बल की वजह से वो हवाएं विक्षेपित होकर के समदाब रेखाओं के समानांतर बहने लग जाती हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हवाओं की दिशा में विक्षेपण हुआ और हवाएं इन समदाब रेखाओं के समानांतर हो गई, और इस प्रकार से समानांतर रूप से विक्षेपित होने वाली या विक्षेपित होकर समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होने वाली जो पवन है उसी को भूविक्षेपी पवन के नाम से जाना जाता है, जिसको यहाँ V से इंडिकेट किया है, और V का मतलब है भूविक्षेपी पवन। तो भूविक्षेपी पवन वह पवन है जो सामान्यतः कोरियोलिस बल की वजह से समदाब रेखाओं के समानांतर होकर प्रवाहित होने लग जाती है। बाकी सामान्यतः हवाएं समदाब रेखाओं के समकोण पर बहनी चाहिए, लेकिन कोरियोलिस बल हवाओं को विक्षेपित कर देता है, और कोरियोलिस बल की वजह से हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और मुड़ करके 90 डिग्री का विक्षेपण हो जाता है लगभग। और इस विक्षेपण की वजह से ये हवाएं समदाब रेखाओं के समानांतर रूप में प्रवाहित होने लगती हैं, और इस प्रकार से विक्षेपित पवनों को ही भूविक्षेपी पवन के नाम से जाना जाता है। और वही बात करते हैं हम तीसरे बल की, और तीसरा बल है घर्षण बल। तीसरा जो बल है वो घर्षण बल है, और सामान्यतः पवनों की धरातल पर जो वास्तविक दिशा और गति है वो तीनों बलों का सम्मिलित प्रभाव होता है। अर्थात ये तीनों बल सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, और सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप ही धरातल पर हवाएं बहने लगती हैं, पवन प्रवाहित होने लगती है। तो हम बात करते हैं अब तीसरे बल की, और तीसरा बल घर्षण, कि जब हवा प्रवाहित होती है तो धरातलीय क्षेत्र से घर्षण करके चलती है, और धरातल चूंकि ऊबड़ खाबड़ है इसीलिए ऊबड़ खाबड़ स्थलीय भूभाग पर घर्षण क्रिया ज्यादा होती है, वहीं जलीय भाग पर घर्षण की क्रिया कम होती है। और घर्षण बल की वजह से, घर्षण बल जो है
जो हवाओं के दिशा को विक्षेपित करने वाला कोरियोलिस बल है, इस कोरियोलिस बल पर रोक का कार्य करता है, कोरियोलिस बल को कम करने का कार्य करता है। अर्थात जो हवाओं का विक्षेपण है, हवाओं की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है उस पर रोक या ब्रेक का कार्य करता है कौन? घर्षण बल। और हवाएं जो 90 डिग्री के कोण पर घूमनी चाहिए थी कोरियोलिस बल की वजह से, वो 90 डिग्री विक्षेपित ना होकर के वास्तव में लगभग 45 डिग्री ही उनमें विक्षेपण हो पाता है। तो हवाओं के विक्षेपण को कम करने का कार्य, हवाओं की दिशा को परिवर्तित करने वाले कोरियोलिस बल के विरुद्ध कार्य किसने किया? घर्षण बल ने किया। और ये घर्षण बल हवाओं के विक्षेपण को कम कर देता है। और सामान्यतः जो हवाएं, यदि घर्षण बल अनुपस्थित रहता है तो हवाएं 90 डिग्री घूम करके इन समदाब रेखाओं के समानांतर हो जाती, लेकिन घर्षण बल इस विक्षेपण को कम करके और उस विक्षेपण में लगभग 45 डिग्री तक का ही विक्षेपण होने देता है, और जिससे हवाएं इन समदाब रेखाओं को न्यून कोण पर काटने लगती हैं। सामान्यतः हवाएं इन समदाब रेखाओं को न्यून कोण पर काटती हैं। तो इस तरीके से इसमें लगभग 45 डिग्री का विक्षेपण होता है और घर्षण बल हवाओं के विक्षेपण को कम कर देता है। और ये घर्षण बल चूंकि स्थलीय भागों में धरातल ऊबड़ खाबड़ होता है, इसलिए स्थलीय भागों पर घर्षण बल का प्रभाव ज्यादा रहता है। वहीं सागरीय तल वाला जो क्षेत्र है, सागरीय विस्तार वाला जो क्षेत्र है, वहां घर्षण बल कम होने के कारण वहां वायु में विक्षेपण ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही बल, तीनों ही जो कारक हैं, ये सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। दाब प्रवणता बल के ठीक विपरीत कार्य किया कोरियोलिस बल ने, और कोरियोलिस बल की वजह से जो हवाओं का विक्षेपण जितना होना चाहिए था तो उसको रोकने का कार्य किया घर्षण बल ने। और इन तीनों बलों के सम्मिलित प्रभाव का ही परिणाम ये रहता है कि धरातल पर वास्तव में जो पवन है वो उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं और समदाब रेखाओं को न्यून कोण पर काटती हैं। अर्थात ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा है, ये हवाओं की वास्तविक स्थिति है, धरातलीय स्थिति है, जहां पर घर्षण बल, कोरियोलिस और दाब प्रवणता तीनों ही बल सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हवाएं समदाब रेखाओं को न्यून कोण पर काटते हुए प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों ही बल हैं जो सम्मिलित रूप से पवनों की गति और पवनों की दिशा को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी समझ में आई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।